फेलियर इंसान को अंदर से जोड़ भी देता है। आपके अंदर का जो बेहतरीन हीरा होता है वही निकल कर आता है। आपकी स्टोरी कैसी रही? सर मेरी स्टोरी 2019 में शुरू हुई जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। पहली बार कब कृतिका ने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है? सर सोचा था 2018 में कभी जब फोर्थ ईयर कॉलेज में आई थी। कृतिका गोयल एज एन आईएएस ऑफिसर, क्या इमेज रही आपको? बहुत से बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना अवॉइड करते हैं। क्या कृतिका भी उन लोगों में से थी जो न्यूज़पेपर पढ़ने से डरती थी, या कोई मैगजीन पढ़ने, या न्यूज़पेपर को आपने कोर बनाया? आज आप जी हीरो की तरह हैं, आज हमारी रोल मॉडल हैं आप। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो लोग जो जल्दी टूट जाते हैं? हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। कृतिका, बहुत बहुत बधाई हो आपको, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच और सर। मैं उजांक उजांक फाउंडेशन के एमडी, और आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू। खास पे इसलिए क्योंकि आपने रैंक 14 हासिल की है। और इस बार तो मतलब देश की बेटियों ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि अगर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और नो डाउट यस। आपकी आपकी जो ये जो सक्सेस है बड़ी खास है इस मामले में। क्योंकि मैं यही जानता हूँ कि आपकी स्टोरी जब लोगों तक पहुंचेगी तो खास तौर पे मैं रूरल एरिया की बात करूं तो बहुत एक जोश आता है बच्चों में। और हर बार ऐसा होता है कि रोल मॉडल्स हमारे जो होते हैं वो पूरी सोसाइटी को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। सिविल सर्विसेज की शायद सबसे खास बात यही है कि सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते हैं, आप अपनी कंट्री के लिए कर रहे होते हैं, अपने सोसाइटी के लिए कर रहे होते हैं। तो यस सर। मैं तो यही कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद देश के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए। आपने जो मोटिवेटिंग फैक्टर क्रिएट किया है बहुत ही जबरदस्त है। और मैं तो आपके पेरेंट्स को भी नमन करता हूँ। और क्योंकि एक इंसान की जो सक्सेस होती है उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। यस सर। कैसा फील कर रही है इस समय आप, कृतिका? सर अभी थोड़ा सिंक इन हो रहा है कि ये हो चुका है। और 2019 में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, आज राइट। 2023 है। तो वो यकीन नहीं हो रहा है, ये 4 साल का जो समय था वो आज खत्म होता है मेरे लिए इस प्रिपरेशन के लिए। ऑब्वियसली बात है, देश को इतना बेहतरीन काबिल ऑफिसर मिलने जा रहा है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। किसी कहते हैं ना कि बेहतरीन चीजों को बनने में थोड़ा समय लगता है। नो यस। डाउट। तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज की खास बात यही है कि वो आपको टेस्ट करते हैं। क्योंकि यस शायद सर्विस में जाने के बाद तो पूरी लाइफ आपको टेस्ट किया जाएगा, आपको बहुत चेंजेस जी। करने सोसाइटी में। और जी आप हरियाणा से आती हैं, जी और सर। वहां पे तो बहुत ही एक बहुत पैराडॉक्सियल सोसाइटी है। एक तरफ आप जैसी बच्चियां हैं, हमारे और भी बच्चों से मेरी बात हुई हरियाणा से, और खिलाड़ी बहुत अच्छे वहां से निकल रहे हैं। और एक तरफ हम पैट्रियार्कल सोसाइटी की भी बात सुनते हैं, एक खाप की भी बात सुनते हैं। तो नो डाउट ये उसमें एक बड़ा विरोधाभास होता है, बड़ा पैराडॉक्स होता है। लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ कि आप जैसे हीरोज निकलते हैं और एक नई एक सीढ़ी बना देते हैं कि देखो मेरे बाद तुम लोगों को अब इसके बाद एक और स्टेप आगे उठाना है। तो यस। आप तो पूरे हरियाणा के लिए भी बहुत गर्व का विषय है। और नो डाउट इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगर आपसे हम बात करें इसमें तो ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट था। यस सर। और इतने लंबे समय तक खुद को एक कहते हैं कि बहुत जोश में बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। जी सर। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि जो निगेटिविटी आई थी, ये बार बार फेलियर आया था। कहते हैं कि यस। फेलियर इंसान को तोड़ देता है, लेकिन जी। मैं कहता हूं कि फेलियर इंसान को अंदर से जोड़ भी देता है। आपके अंदर का जो बेहतरीन हीरा होता है वही निकल कर आता है। आपकी स्टोरी कैसी रही? सर मेरी स्टोरी 2019 में शुरू हुई जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। और हम्म। पहले अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स नहीं हुआ था, बट उसका मुझे कारण पता था कि मैंने तैयारी अच्छे से नहीं करी थी। अभी अभी हम्म। कॉलेज से निकली थी और सोचा प्रीलिम्स दे देती हूँ। बट वही तैयारी नहीं थी, कमी थी उसमें। फिर दूसरी बार के लिए बहुत तैयारी करी, बहुत सारे मॉक्स भी दिए। बट उसमें गलती क्या कर दी कि सी सैट का मॉक नहीं दिया मैंने। और मैं एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आती हूँ। और मुझे लगा सी सैट अब थोड़ा सा टफ होता भी जा रहा है, तो मैंने एक मार्क से वहां पर छूट गया। मुझे याद है अक्टूबर 23 2020 को वो रिजल्ट आया था। तो अक्टूबर 23 सीसैट 2020 क्वालिफाइंग पेपर ही हाथ से निकल गया, एक मेरे मार्क्स से। हाथ से निकल गया एक मार्क से। अक्टूबर 23 2020 को रिजल्ट आया था। और दिसंबर तक मुझसे एक बारी वो मोड आ गया था कि अभी एक बार किताब नहीं उठाई गई है। तो उस वक्त मैंने बहुत ज्यादा रोया है। पर जनवरी 2021 में मैंने फिर से तैयारी शुरू करी। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा पिछले साल डैनिक्स में एलोकेट हुआ मुझे सर्विसेज, और अभी मैं वहां पर ही ट्रेनिंग अभी कर रही हूँ। पर वहां पर मुझे दिखा कि मेंस में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। और हम्म। वो मॉक्स की कमी थी। तो अब हम्म। की बार मेरा आइडिया यही था कि जितने ज्यादा मॉक्स में दे पाऊं उतने ज्यादा मॉक्स दूंगी, और जैसा भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यूपीएससी देता है, 9 से 12 2 से 5 का जो होता है, तो वही इन्वायरमेंट मैंने खूब अपना आंसर थीम राइटिंग लिया करना। रखा है। राइट, जी खूब हाँ आंसर जी हाँ राइटिंग जी। करना।
ये जरूरी भी है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि शायद ढेर सारा पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो हाँ जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट बहुत कम देते हैं या जी सब्जेक्टिव टेस्ट बहुत, तो उनको लगता है कि अरे यार पढ़ ले, आ गया तो हम लिख लेंगे ही। और जी वो जब लिखना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहला तो हाँ मैसेज आपका हो गया क्लियर कि खूब ढेर सारी राइटिंग करो, खूब ढेर सारे टेस्ट दो। और आपकी हाँ लाइफ से एक बड़ा सबक मिला कि सीसैट का पेपर भी आपको आपके सपनों से दूर कर सकता है। जी बहुत जी लोग लाइटली ले लेते हैं। वंडरफुल। शुरुआत करें तो जैसे आपने कहा कि आपका फोर्थ अटेम्प्ट रहा है, लेकिन पहली बार कब कृतिका ने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है? सर सोचा था 2018 में कभी, जब फोर्थ ईयर कॉलेज में आई हम्म। थी। पर एक्चुअली 2019 में ये था कि मैंने ये डिसाइड पक्का कर लिया था कि मैं ये करूंगी। मेरे भाई है, मेरी कजन बहन है, मेरे जीजू भी हैं, और मेरे कजन भाई हैं जो कि इसी प्रोसेस में हैं। और उन्होंने 2019 में ये क्लियर किया था पेपर। तो जब उन्होंने ये क्लियर करा और मैं उनको काम करते हुए देख रही थी, आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर रहा। और उससे भी ज्यादा अगर मैं कहूँ तो मेरे जो पापा हैं वो सर्विसेज में ही हैं, और वो जुडिशियल सर्विसेज में हैं। तो उन्होंने आई थिंक हम लोगों की सबसे पहले, अगर किसी ने हमें सिखाया कि अच्छा ये सर्विसेज होती हैं या ऐसे पढ़ते हैं, तो वो उनसे हमें आया, और उसके बाद भाई बहनों से आया। तो उनको जैसे मैंने देखा, तो मेरे ख्याल से वही मेरे लिए वो था कि यही अब मुझे आगे चुनना है, सिविल सर्विसेज। और आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या रहा कि मतलब हम एक इमेज बनाते हैं, तो कृतिका गोयल एज एन आईएएस ऑफिसर, क्या इमेज रही आपके दिमाग में? सर वो रही कि एक ऐसी आईएएस ऑफिसर जो कि एक कंपैशनेट आईएएस ऑफिसर बन पाए, एक ऐसी जो कि काम रह पाए और बैलेंस्ड रह पाए। मेरे लिए आई थिंक जितना भी मेरा ये टाइम रहा है, मैंने बैलेंस्ड रहना जितना है वो सीखा है इस चीज में। हम्म। कैसे अगर कोई सिचुएशन आती है, प्रीलिम्स ऐसा आया, मुझे लगता है अब की बार मेरे फोर्थ अटेम्प्ट जब हमने दिया 2022 का, अगर हम प्रीलिम्स देखें तो एकदम से हम सोच रहे थे कैसा था। मुझे कुछ क्वेश्चंस भी याद है, एनी टू पेयर, एनी थ्री पेयर, एनी फोर पेयर, कुछ अलग सा पैटर्न बिल्कुल, था। उसमें रिजेक्शन मेथड ही खत्म कर दिया। वो खत्म कर दिया था। तो बैलेंस कैसे रखना है। फिर अगेन मेंस में अगर मैं देखूं, एथिक्स का पेपर अब मुझे याद आ रहा है। एथिक्स का पेपर ऐसे था कि वो एक मैराथन लग रही थी, बट उसमें बैलेंस कैसे रखना है। मैं अगर पिछली बार अपनी एसए की बात करूं, तो पिछली बार मेरे एसए में बहुत कम थे, और मैं एसए के कारण ही बाहर हुई थी, मतलब बाहर नहीं हुई थी, बट मैं इतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाई थी। हाँ, अब वाकई की में। बार कोशिश करी मैंने कि अच्छा एसए में भी काम कर पाऊं। तो वो बैलेंस्ड कैसे रखना है, आई थिंक मैं ऐसे एज एन आईएएस ऑफिसर अपने आप को देखती हूँ। कोई एक ऐसी फील्ड जिसमें आप फ्यूचर में बहुत अच्छे से काम करना चाहती हैं, आपको पावर मिलने जा रही है, आपको मौका मिल रहा है, कभी कोई दिल में था कि मुझे ये चीज चेंज करनी है? सर जो दो मेन सरकार के भी वो रहते हैं, एजुकेशन और हेल्थ, जिस पे वो रहता है, तो मुझे लगता है वही दो मेरी इन प्रायोरिटीज वो रहती हैं जो मेरे करीब। और एजुकेशन ही क्यों? सर क्योंकि एजुकेशन में भी अगर मैं बहुत अंदर उसके करूँ, तो मुझे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिस पे आजकल हमने बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। जी जी, तो बिल्कुल। ये ऐसी चीज है, मैं जब आर्टिकल्स पढ़ती थी न्यूज़पेपर में, और कुछ बड़े अच्छे मैंने आर्टिकल्स तब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे पढ़े, मुझे लगता है अगर वहां पर सब ठीक हो जाए तो आगे सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है। तो वो वंडरफुल। एक चीज है, वो मेरे अंदर है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वो कहीं ना कहीं दिमाग में है। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स की तैयारी को आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि आप ट्रेनिंग में भी हैं अभी, और आप जैसे ऐसी बहुत सी जो है वो लेडीज हैं जो काम करती हैं, घर संभालती हैं, बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको परिवार को पूरा खाना बनाना, बच्चों को पालना, लेकिन उनके मन में है कि मुझे भी एक सिविल सर्वेंट बनना है। तो कैसे जो जॉब पे जा रहे हैं वो कैसे मैनेज करें पढ़ाई, प्रीलिम्स को, मेंस को और इंटरव्यू को? सर एक्चुअली फॉर्चुनेटली स्पीकिंग क्या हुआ था, मेरी जब ट्रेनिंग शुरू हुई वो तब हम्म। हुई जब मेरा मेंस खत्म हो गया था अब की हम्म। बार का, फोर्थ अटेम्प्ट में। बट ये था कि इंटरव्यू के टाइम पे जरूर था कि मेरी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, बट उसमें भी थोड़ी बहुत मुझे छुट्टियां मिल गई थी। बट हम्म। हाँ वही तो जितना मैं समझ पाती हूँ कि फिर भी कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, तो आप अपनी जर्नी को देखना शुरू कर दें, और जिनके पास बहुत टाइम है वहां से आप अपने आप को डिसोसिएट कर सकते हैं। तो हम्म। आपकी जर्नी आपकी होगी, किसी और की जो वर्किंग है उनकी अलग होगी, नॉन वर्किंग की अलग होगी, पर मैं उसे कंपेयर नहीं कर सकती। उनके पास ज्यादा टाइम है, मेरे पास कम टाइम है। तो जितना मेरे पास टाइम है उतना मैं उसको यूटिलाइज करूंगी, ऐसा मैं उस चीज को देखती हूँ। वंडरफुल। तो प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई? सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बेसिक जितना पढ़ा पहले तो वही था। फिर उसके हम्म। बाद मॉक्स, बहुत मॉक्स, मतलब 50 प्लस मॉक्स मैंने उसके बाद दिए। खूब ढेर एंड सारे सीट दिए थे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाए, रिवर्स स्टडी मेथड किया, मतलब वहां से क्वेश्चन निकाले। और मेरे हाँ ख्याल से जी हाँ जी। वही तो स्मार्टेस्ट मेथड यही है।
जी जी और जी जी मेंस के लिए आपने क्या, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और आपने कहा कि जी। एथिक्स बहुत और बहुत वेरिएबल है, तो मेंस में आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई जीएस मेंस के लिए? सर जीएस मेंस के लिए ये था कि हर जो सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक के अपने शॉर्ट नोट्स थे मेरे पास, तो वो तैयारी करी उससे, उसे करंट अफेयर्स से कॉम्प्लीमेंट कर लिया। और उसके बाद वही स्ट्रैटेजी जो प्री में थी कि मॉक्स दिए, बहुत सारे मॉक्स दिए मेंस के लिए। तो मेरी हम्म। स्ट्रैटेजी रिफिल बेस्ड स्ट्रैटेजी थी कि आज अगर मैं देखूं कि मेरे कितने रिफिल्स खत्म हो गए, तो मेरे पास आज वो पाउच है। तो मेरी रिफिल बेस्ड स्ट्रैटेजी थी, तो आज मैंने कितने रिफिल खत्म कर दिए, तो भाई वैसी मैं स्ट्रैटेजी। अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि जिनको नहीं समझ में, मैं बता दूं कि ये पेन में रिफिल होती है, तो बड़ा अच्छा ये मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मैं कितने रिफिल जो है मैंने खत्म कर लिए और कितने पेजेस मैंने आज लिख लिए, क्योंकि राइटिंग के बड़े इम्पैक्ट होते हैं। एक तो रिवीजन बहुत अच्छा होता है, मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है, और आप बहुत प्रिसाइज अपने आप को देख सकते हैं खुद के कि मैंने क्या लिखा। वंडरफुल। और जब ये हुआ कि अब इंटरव्यू के लिए करना है, तो फिर आपने फिर क्या उसमें अपने डैप पे कैसे काम किया? सर इंटरव्यू के लिए मैंने थोड़ी रिवर्स कर दी अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर। जैसे प्री और मेंस के लिए मेरा था, मैंने बहुत मॉक्स दिए, तो मैंने इंटरव्यू के लिए 3 या 4 मॉक्स ही दिए। मुझे लगा मॉक्स मैं कम कर दूं, जब मुझे याद है मेरे 2 या 3 मॉक्स जब मैंने दिए तो मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सो इट वाज, जितना मुझे रिव्यू मिल रहा था मेरा था वही 160 प्लस होगा, आपका 160 होगा। आज अभी मार्क्स भी आए हैं एंड द फैक्ट इज मेरे 204 आए हैं आज मार्क्स इससे। वंडरफुल। तो मैंने इससे ये समझा, 20 से 25 दिन जस्ट बिफोर इंटरव्यू मैंने मॉक देना छोड़ दिया, और मैं अपने साथ ही थी उसमें। और मेरी जिन्होंने सच में मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरे मेंटोर मेरे जीजू रहे हैं फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। तो वंडरफुल। उन्होंने मैंने उनको 1 to 1 एक अपना सेशन जरूर दिया, और उसके बाद मैं मिरर के सामने बैठ जाती थी और बस अपने आप से क्वेश्चंस पूछती थी। तो जितना ऑथेंटिक हो पाए मेरे हिसाब से इंटरव्यू में, उतना उसी चीज ने हेल्प करा। आपने ऑप्शनल लॉ क्यों चुना? सर मेरा बैकग्राउंड लॉ का है। मैंने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 2019 में ग्रेजुएट किया था। हम्म। तो इसीलिए लॉ ऑप्शनल मैंने चूज करा। फिर जितनी गाइडेंस मुझे सीनियर से मिल पाई कि कैसे हम लॉ में मार्क्स ला सकते हैं, तो उसके बेसिस पे मुझे लगा कि लॉ ऑप्शनल मैं चूज कर सकती हूँ। और इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाई, मतलब कितना टाइम दिया इसको तैयार करने में? सर लॉ ऑप्शनल के मेरे हिसाब से नोट्स का बनना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो नोट्स ऐसे होंगे कि पहली बार जो नोट्स बनेंगे तो वो परफेक्ट वाले नहीं होंगे, पर दूसरी बार भी बनाए, तीसरी बार भी बनाए, और चौथी बार जब लास्ट में मैंने नोट्स बनाए वो बहुत कंसोलिडेटेड थे, तो वो अराउंड 60-70 पेज के नोट्स थे। तो जाके मैंने सोचा जिस दिन लास्ट एग्जाम का होगा, मैं कैसे उन 3-4 दिन में उसको रिवाइज कर पाऊंगी। तो वंडरफुल। शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला वाज माय बेसिक आइडिया हियर। यूपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत से बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना अवॉइड करते हैं। क्या कृतिका भी उन लोगों में से थी जो न्यूज़पेपर पढ़ने से डरती थी, या कोई मैगजीन पढ़ रही, या न्यूज़पेपर को आपने कोर बनाया अपना? सर न्यूज़पेपर को मैंने एक्चुअली कोर ही बनाया है। तो वंडरफुल। मुझे लगता है अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं और हम शॉर्टकट मेथड्स ढूंढ रहे हैं कि कैसे मंथली उठा ली, या हाँ। कोई पीटी आ जाएगी बस उससे पढ़ दिया, वो भी जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जो बट बेस प्राइमरी है नहीं। वो सिर्फ न्यूज़पेपर से आएगा। यस, वो बेस वंडरफुल। जो है वो न्यूज़पेपर से आता है। तो मैं जितना मेरी जर्नी रही है, हर दिन वही न्यूज़पेपर की जर्नी रही है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं, न्यूज़पेपर क्या है, करंट अफेयर्स तो वहां से उठाएंगे। वो न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते कि वो जी 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 वोकैबुलरी, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो जी चीजें जो आंसर राइटिंग में काम आएंगी। तो जी एक मैसेज तो क्लियर हो गया कि न्यूज़पेपर प्राइमरी रिसोर्स होना चाहिए, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जी जी और जी। एक दिन में कितने घंटे आप अपने मैनेज कर लेती थी, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कैसे मैनेज करती थी? सर फोकस ज्यादा क्वालिटी पे मुझे लगता है वो ज्यादा मैनेजेबल है। मेरे रहते थे 8 से 10 घंटे के आसपास। पर ऐसा भी एक दिन आता है, 7 दिन जो होते हैं उसमें से एक हमेशा 7वां दिन आएगा जब 6 दिन बड़े अच्छे गुजरते हैं। 7वां दिन एक लो फेज भी आता ही आता है, पर उसको हम्म। भी एक्सेप्ट करना मैंने आई थिंक मेरी जर्नी से सीखा, कैसे जब लो फेज आए उसको एक्सेप्ट करना है। एंड यू डोंट हैव टू बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ कि 7वां दिन नहीं पढ़ा गया तो पता नहीं आज ही क्या हो जाएगा, पर 8वें दिन किताब उठा लेनी। तो ऐसा मेरा वो रहता था, 8 से 10 मैक्सिमम घंटे की पढ़ाई। क्या आप जब लो फील करती थी तो कोई मेडिटेशन या डायरी राइटिंग कुछ ऐसा करती थी, या स्टूडेंट को इस जर्नी में करना चाहिए? सर मेडिटेशन मेरे साथ जब मैंने सीसैट नहीं निकाला था, 2020 की बात है, तब मैंने मेडिटेशन करनी शुरू कर दी थी, और वो आज भी मेरे साथ है। तो वो मेडिटेशन ने मुझे बहुत कामिंग स्टेट में डाल दिया था। खुद से बात कर। अपार्ट जी जी जी, और अपार्ट फ्रॉम दैट सर मैं अपने पेरेंट्स से बहुत बातें करा करती थी इस पेपर के बारे में। और जर्नलिंग भी आप करती थी, लिखना, अपने आप को सजेशन देना? सर वो मैं करती थी। मैं एक्चुअली मेरा एक ईमेल आईडी थी, तो उसके मैं ड्राफ्ट्स में चीजें लिखती थी।
हाउ ओके। एम आई फीलिंग टुडे, तो आज भी मैं खोल के देख रही थी, आज मैं एवर डेट्स नोट देख पे। रही थी वो। जी सर। सर नहीं, एवर नोट भी नहीं, मेरा अजीब अलग था कि मैं मेल्स जो हमारी ईमेल होती है उसकी जो ड्राफ्ट होता है, तो मैं उस हाँ। पे लिखती थी 26 सितंबर 2020, 23 अक्टूबर 2020, आज वंडरफुल। ऐसा लग रहा है, तो मैं लिखती थी उस चीज को। वंडरफुल। और हॉबीज में अगर बात करें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपने इसको अपनी हॉबी बताया हुआ है, तो इसको कैसे स्टूडेंट को इसको अपनाना चाहिए, या फिजिकली एक्टिव होना बड़ा जरूरी है इस प्रिपरेशन में? लोग छोड़ छाड़ देते हैं कि नहीं, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो इसकी इंपॉर्टेंस, हेल्थ की इंपॉर्टेंस बताएं आप। सर वो इम्पोर्टेंट इसलिए थी, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं मेंस के टाइम पे बोलूं, क्योंकि हम बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, और जब तक वो फ्रेश एयर नहीं मिलेगी और बाहर नहीं गएंगे, आई थिंक कोई भी ऐसा दिन नहीं था मेंस में जब मैं भागने नहीं गई थी। अब वो इसलिए जरूरी था कि उस वक्त वो जो मेरा आधा घंटा था, मैं भूल जाती थी कि मैं क्या मैंने क्या पढ़ाई करनी है, अच्छा ला अब क्या करना है रात को, मैं भूल जाती थी। और मैं बड़े मोटिवेशनल गाने जो है वो चला लेती थी ईयरफोन्स पे, वो प्लग इन किया और भागती रहती थी, भागती रहती थी, और भूल के भागती थी, और टारगेट ये होता था बस आज मैंने 10 राउंड कंप्लीट करे। तो वो चीज जो फ्रेश एयर है और अपने आप को टाइम देना अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी और गुड हार्मोन्स भी निकलते हैं, आपको बहुत है। मोटिवेशन मिलता है। तो जी मेरे जी ख्याल से जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे, वो ये समझे कि हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है, और कम से कम कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी होनी ही चाहिए उनकी। यस सर, यस। और वंडरफुल। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि इस समय आपकी फैमिली कैसा फील कर रही है? सर फैमिली बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उन्होंने मुझे गिरते हुए भी देखा है। और आज जब फाइनली ये 2023 में हो रहा है, तो उनको कभी उन्हें भी बिलीव नहीं हो रहा है, बहुत सारे फोन भी आ रहे हैं। तो वो मम्मा पापा भैया दीदी जीजा जी सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं। वंडरफुल। और आप किसको अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानती हैं कि फैमिली में हमेशा वो आपके साथ रहे? सर मेरे पेरेंट्स, आई थिंक वंडरफुल। मेरे पेरेंट्स वही और रहेंगे। मुझे लगता है कि आपने जो उन्हें गिफ्ट दिया है वो उनके लिए पूरी जिंदगी भर का एक सबसे बड़ा गिफ्ट है, और मुझे लगता है हर बच्चे को अपने माता पिता को कुछ ऐसा ही गिफ्ट वापस करना चाहिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है, मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहे, आप पे विश्वास किया। आपके थ्रू कृतिका हम बात करना चाहेंगे, मैसेज एक देना चाहेंगे, अगर हम समराइज करें नए स्टूडेंट्स को, आप कौन से टिप्स बताना चाहेंगी कि वो अपने प्रिपरेशन में A1 से फॉलो करें, ताकि वो भी सक्सेस आपकी तरह जो है होकर निकल सके, और सबसे बड़ी बात है राष्ट्र के काम आ सके? सर टिप्स ये होंगे, आई थिंक पेशेंस रखना इस प्रोसेस के लिए। ये ओके। नहीं कि अभी मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में आज ये कर देना है, वो सब एक बारी भूल के इस प्रोसेस में आना वो जरूरी है। सेकंड है कंसिस्टेंसी, ये मैंने जितना रियलाइज करा, मेरी 4 साल की ये जो जर्नी रही है, तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस, आई थिंक ये जो दो टिप्स है मैं यही दूंगी कि कंसिस्टेंसी, और ये जो पूरा यूपीएससी का सारा प्रोसेस है, इसके साथ ट्रू रहिए। आप जब भी इसके साथ ट्रू नहीं होंगे आपको गिरा देगा। मैंने देखा जब मैं सीसैट के साथ ट्रू नहीं थी, और मैंने सीसैट का पेपर नहीं दिया था कोई मॉक, तो मेरा सीसैट नहीं हुआ। पिछले साल मैंने अपना मेंस में बहुत सारे मॉक्स नहीं दिए थे, मेरा मेंस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। जस्ट बी ट्रू टू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, और ये प्रोसेस फिर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न में देता है ये चीज। वंडरफुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे बिगिनर्स के लिए, और खास तौर पे हमारे रूरल एरिया की बच्चियों के लिए जो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वो किसी को बताने में उनको डर लगता है कि मुझे आईएएस बनना है, उनके आसपास यस ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट होता है, अरे क्या करोगी, शादी कर लो, ज्यादा पढ़ जाओगी तो नहीं हो पाएगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, और बहुत स्ट्रांग मैसेज? सो वो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये होगा कि पहले तो खुद की डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए। हम्म। और साथ में इसमें मैसेज पेरेंट्स के लिए भी होगा कि उतना ही ज्यादा सपोर्ट पेरेंट्स को भी देना होगा, क्योंकि एक म्यूचुअल वो रिलेशन रहता है। तो मुझे लगता है अगर मेरी डिटर्मिनेशन है बट मुझे पेरेंट्स से अगर इतना सपोर्ट ना मिलता, तो मैं आज शायद फोर्थ अटेम्प्ट ना देती। तो ये बहुत म्यूचुअल वो रहेगा कोऑर्डिनेशन, कि पेरेंट्स को भी उठाना होगा, और कैंडिडेट को भी अपने पेरेंट्स को उठाना होगा जब उन्हें लगेगा नहीं नहीं इससे नहीं हो रहा है, सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी नहीं हो रहा है इससे, तो अब बस छोड़ देते हैं प्रोसेस को। तो बड़ा बड़ा म्यूचुअल सा वो रिलेशनशिप रहना चाहिए इस चीज में। वंडरफुल। एक स्टोरी आपकी ये भी बता दी, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, एक अटेम्प्ट या दो अटेम्प्ट खराब हो गया तो वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ो यार मेरे बस का नहीं है। मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं कि आप चौथे अटेम्प्ट तक टिकी रही, और आपने दिखा दिया कि एक दिन हमारा आता है, और जब एक दिन वो आ जाता है ना, तो फिर पीछे पलट के देखने के लिए कुछ नहीं होता है, नथिंग। आज आप जी हीरो की तरह हैं, आज हमारी रोल मॉडल हैं आप। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो लोग जो जल्दी टूट जाते हैं? सर मैं वो दूंगी कि अगर मैं उस दिन 2020 में ये सोच लेती कि मैं आज बस अब की बार पेपर नहीं देना है उसके बाद, तो आज शायद ये नहीं होता।
और मैंने कभी प्लान बी के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचा था कि ये अच्छा ये नहीं होता ये कर लूंगी इस चीज में। मेरे पास प्लान बी नहीं था क्योंकि मुझे यही चीज आती थी, तो मैं अपने आप को यही कहती थी, मेरी दोस्त मुझे कहती थी कि तुझे आता ही जब ये है तो यही करना है। तो क्या यही बात। है उस वक्त जो सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा है, थर्ड अटेम्प्ट भी नहीं है, जरूरी ये है कि देखो कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। और ऐसा नहीं है कि अगर मिस्टेक हो रही है वो सुधारी नहीं जा सकती, मैंने हर मिस्टेक से अपनी सीखा है और उसको सुधारा है। और अब चौथी अटेम्प्ट में जाके समझ आया कि ऐसे प्रोबेबली ये पेपर निकल सकता है। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत प्यारा मैसेज आपका कि नेवर गिव अप। और जब यही चीज करना है तो यही चीज करना है। और मैं बस यही कहूंगा पूरे उजान फाउंडेशन परिवार की तरफ से कि आने वाले टाइम में कृतिका गोयल एक बेहतरीन ऑफिसर बनेंगी। और जो आपका ड्रीम है हेल्थ और एजुकेशन के लिए काम करने के लिए, आप रियल ग्राउंड में जो है एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगी। तो Yes. आने वाले टाइम में हम आपको बस न्यूज़पेपर में देखना चाहते हैं, आपकी अचीवमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं। और बस ये कहूंगा कि आप रोल मॉडल हैं और आगे आपके काम भी हमें प्रेरित कर सकें। Yes. आपसे बात Thank you करके so बहुत much. अच्छा लगा कृतिका, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you एंड so much. लवास्टा की जर्नी आपकी बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, और Thank आप you. एक पर्सनालिटी के रूप में इस कंट्री को सर्व कर सकें। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, sir.